कभी सोचा है कि जो खबरें हम तक पहुंचती हैं वो आखिर पहुंचती कैसे हैं? और उससे भी जरूरी सवाल, उनके पीछे का असली खेल क्या है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, भारतीय मीडिया के ध्रुवीकरण के पीछे छिपी आर्थिक सच्चाइयों की। ये एक लाइन इस पूरी कहानी की चाबी है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? कोई चीज बिकने के बाद भला छप कैसे सकती है? चलिए आज इसी उल्टी सी लगने वाली बात की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो इस समस्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है न्यूज मीडिया का बेसिक बिजनेस मॉडल ही। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, अगर कोई कंपनी अपना बनाया हुआ सामान लागत से भी कम दाम पर बेच रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि वो कंपनी आपको सामान नहीं बेच रही, बल्कि आपको किसी और को बेच रही है। आप तो बस एक जरिया है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, इसे खरीदने के लिए कितने पैसे लगते हैं? सिर्फ 5 रुपए। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। उसी एक अखबार को छापने से लेकर आप तक पहुंचाने की जो असली लागत है वो है पूरे 17 रुपए। मतलब हर एक कॉपी पर सीधा सीधा 12 रुपए का नुकसान। तो आखिर ये 17 रुपए जाते कहाँ हैं? देखिए, इसमें से 12 रुपए तो सिर्फ कागज और छपाई में ही लग जाते हैं, 2 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं, और जो 3 रुपए बचे उसी में पत्रकारों की सैलरी से लेकर बाकी सारे खर्चे होते हैं। मतलब साफ है, ये बिजनेस मॉडल अपने दम पर तो कभी मुनाफा कमा ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है, भाई दाम बढ़ाकर 20 रुपए क्यों नहीं कर देते? अरे जैसे ही दाम बढ़ेगा लोग अखबार खरीदना छोड़ देंगे, और जैसे ही सर्कुलेशन गिरेगा अखबार अपनी कमाई के असली सोर्स यानी विज्ञापन दाताओं के लिए एकदम बेकार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि अखबारों का हाल बुरा है तो जरा न्यूज चैनलों के बारे में सोचिए। उनकी हालत तो और भी पतली है। हम स्पोर्ट्स या मूवी चैनल के लिए महीने के 10-25 रुपए दे देते हैं, लेकिन न्यूज चैनल या तो फ्री हैं या फिर महीने का 1-2 रुपया। दर्शक भी कम, इसलिए विज्ञापन का जो मोटा पैसा है वो भी एंटरटेनमेंट चैनलों की तरफ ही चला जाता है। तो फिर ये घाटे का पूरा खेल चल कैसे रहा है? यहीं पर इस पहेली का जवाब मिलता है, विज्ञापन। विज्ञापनों पर पूरी तरह से निर्भरता। अच्छा, तो भारत में न्यूज मीडिया को सबसे ज्यादा विज्ञापन देता कौन है? कोई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां? नहीं, वो है सरकार। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलाकर न्यूज मीडिया की सबसे बड़ी ग्राहक हैं। और ये सरकारी विज्ञापन आते कहां से हैं? अरे केंद्र की योजनाओं से लेकर राज्यों के प्रोजेक्ट्स तक, सरकारी बैंकों के लोन, LIC की पॉलिसी, टूरिज्म, रेलवे, लिस्ट बहुत लंबी है। विज्ञापनों का ये अथाह सागर सरकार को मीडिया पर एक जबरदस्त पकड़ देता है। तो अब सवाल यह है कि इस पकड़ का इस्तेमाल कैसे होता है? इसके 3 मुख्य हथियार हैं, गाजर, छड़ी और आखिर में सीधी खरीद। पहला हथियार है गाजर यानी इनाम। मतलब जो मीडिया हाउस सरकार के हिसाब से चलते हैं, अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं या मुश्किल सवालों से बचते हैं, सरकारी विज्ञापनों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें इनाम के तौर पर दे दिया जाता है। और देखिए, ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम बन चुका है। 2019 में जब द हिंदू और टाइम्स ग्रुप ने आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की तो आरोप लगे कि केंद्र सरकार ने उनके विज्ञापन रोक दिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यही होता था। और हाल ही में पंजाब में AAP सरकार ने एक अखबार के विज्ञापन सिर्फ इसलिए रोक दिए क्योंकि उसने अधूरे वादों पर खबर छापी थी। पैटर्न बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर इनाम से यानी गाजर से बात न बने तो फिर इस्तेमाल होती है छड़ी। ये दूसरा और ज्यादा खतरनाक तरीका है, कानूनी मुकदमों के जाल में फंसा देना। इसे कहते हैं स्लैप सूट। इसका असली मकसद केस जीतना नहीं होता। असली मकसद तो पत्रकार या मीडिया हाउस को कोर्ट कचहरी और वकीलों के खर्च में इतना उलझा देना है कि वो आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाए और सरकार की आलोचना करना ही बंद कर दे। और इसकी स्ट्रैटेजी बड़ी शातिर होती है। एक ही खबर पर देश के अलग अलग कोनों में मानहानि के केस कर दो ताकि आने जाने का खर्च ही कमर तोड़ दे। 10,000 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम का दावा करो ताकि दबाव बने। और अक्सर ये केस गुजरात से होते हैं क्योंकि वहां एक लूप होल है। आप चाहे कितने भी 1000 करोड़ का दावा करें, कोर्ट फीस ज्यादा से ज्यादा 75,000 रुपए ही लगती है। यानी बहुत कम खर्चे में बहुत बड़ा कानूनी दबाव बनाया जा सकता है। और जब गाजर और छड़ी दोनों ही काम ना करें तो फिर आता है आखिरी और सबसे पक्का तरीका, मीडिया हाउस को ही खरीद लो। आज भारत के ज्यादातर बड़े मीडिया घरानों पर नजर डालिए, या तो वो किसी बड़े कॉर्पोरेट के हाथ में हैं या फिर सीधे सीधे किसी राजनेता या उनके करीबियों के।
नेटवर्क 18 रिलायंस का है, इंडिया टुडे ग्रुप में बिरला की हिस्सेदारी है। एशिया नेट न्यूज़ से लेकर पीटीसी न्यूज़ और सन टीवी तक हर बड़े नाम के पीछे आपको कोई ना कोई कॉरपोरेट या राजनीतिक कनेक्शन मिल ही जाएगा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नेटवर्क 18 का टेकओवर। 2012 में अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी पर आरोप लगा रहे थे। इसके तुरंत बाद रिलायंस ने उन चैनलों को कानूनी नोटिस भेजे जिन्होंने ये खबरें दिखाईं, और अगले 2 सालों में रिलायंस ने 1700 करोड़ रुपए लगाकर पूरे नेटवर्क 18 ग्रुप को ही खरीद लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस टेकओवर के फौरन बाद पत्रकारों को साफ साफ निर्देश थे कि अब केजरीवाल की खबरें नहीं दिखानी हैं। तो चलिए अब इन सारे धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। देखिए, ये नियंत्रण का एक पूरा चक्र है। सब कुछ शुरू होता है एक टूटे हुए बिजनेस मॉडल से, जो मीडिया को विज्ञापनों पर निर्भर बना देता है। इस निर्भरता की लगाम सबसे बड़े विज्ञापनदाता यानी सरकार के हाथ में चली जाती है। फिर इस लगाम का इस्तेमाल गाजर और छड़ी के जरिए किया जाता है, और अगर इससे भी बात ना बने तो मीडिया हाउस को खरीदकर पूरा नियंत्रण कर लिया जाता है। और अब वो शुरू वाली पहेली एकदम साफ हो जाती है। जो अखबार पहले छप के बिकते थे वो आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। इसका असली मतलब ये है कि अखबार पहले अपने असली ग्राहक यानी विज्ञापनदाता को बेचा जाता है, उसकी विचारधारा और उसके फायदे का ध्यान रखा जाता है, और उसके बाद ही वो हम जैसे पाठकों के लिए छापा जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब किसी न्यूज़ चैनल या अखबार का वजूद हम पर नहीं बल्कि विज्ञापनदाताओं की मेहरबानी पर टिका हो, तो आखिर में कहानी किसकी सुनाई जा रही है, हमारी या उनकी?